Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Global Tax Evasion Report 2024. तो जो आपका ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 डिस्कसेस टैक्स इवेजन, ग्लोबल मिनिमम टैक्स एंड मेजर टू कॉम्बैट टैक्स इवेजन। यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट है 2024 के लिए। ये डिस्कस कर रहा है टैक्स इवेजन, ग्लोबल मिनिमम टैक्स और जो मेजर्स होगा रोकने के लिए टैक्स इवेजन को। टैक्स इवेजन होता क्या है पहले हम ये समझेंगे। टैक्स इवेजन जो है वो इलीगल एक्ट है जिसमें नहीं पे किया जाता है जो खुद का टैक्सेस होता है गवर्नमेंट को फ्रॉड यूज करके, जैसे कि अंडर रिपोर्ट करना इनकम को, व हाइड करना मनी को ऑफशोर, या इन्फ्लेट कर देना डिडक्शन को, व रिड्यूस करना टैक्स के लायबिलिटी को। इस टाइप से इवेट करते हैं बहुत लोग टैक्स को। की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट एंड इस रिकमेंडेशन, क्या हाईलाइट है इस रिपोर्ट का, क्या रिकमेंडेशन हम इसको जान ले। तो हाईलाइट है $1 ट्रिलियन प्रॉफिट शिफ्टेड टू टैक्स हेवन इन 2022 डिस्पाइट बीईपीएस फ्रेमवर्क। $1 ट्रिलियन प्रॉफिट जो है वो शिफ्ट हुआ है टैक्स हेवन कंट्रीज में 2022 के समय पे बीईपीएस फ्रेमवर्क होने के बावजूद भी। क्या रिकमेंड किया गया है कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है 25% क्लोजिंग टैक्स कंपटीशन लूपहोल होना चाहिए। ग्लोबल बिलियनियर्स लो इफेक्टिव टैक्स रेट 0 to 0.5%, जो कि फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सेल कंपनीज के कारण करते हैं अवॉइड करने के लिए इनकम टैक्सेशन को। रिकमेंडेशन दिया गया कि नया 2% का ग्लोबल मिनिमम टैक्स होना चाहिए बिलियनियर के वेल्थ के ऊपर। ऑफशोर टैक्स इवेजन डिक्रीज बट चैलेंजेस रिमेन, जो आपका ऑफशोर टैक्स इवेजन वो कम तो हुआ है लेकिन चैलेंजेस अभी भी है। क्रिएट करना होगा एक ग्लोबल एसेट रजिस्ट्री को वेल्थ और एसेट के लिए। पॉलिसी चॉइसेस इंपैक्ट टैक्स इवेजन, जो पॉलिसी चॉइसेस होता है इस कारण भी जो है टैक्स इवेजन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो टैक्स है लॉन्ग टर्म रेसिडेंट्स के लिए जो मूव कर रहे हैं लो टैक्स कंट्री पे। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन शिफ्टेड $1 ट्रिलियन टू टैक्स हेवन, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उन्होंने शिफ्ट किया $1 ट्रिलियन को टैक्स हेवन जैसे कंट्रीज पे। इंप्लीमेंट करना होगा एक यूनिलैटरल मेजर को ताकि टैक्स कलेक्शन अच्छे से हो सके। ये जो रिपोर्ट है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जो ट्रेंड है ग्रीन वॉचिंग द ग्लोबल मिनिमम टैक्स, जहां पे मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो उपयोग करते हैं ग्रीन टैक्स क्रेडिट का लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए ताकि वो रिड्यूस कर सके अपने टैक्स रेट को जो कि बिलो होता है मिनिमम 15% से। इसके लिए रिकमेंड किया गया है कि मजबूत करना होगा इकोनॉमिक सब्सटेंस को और एंटी अब्यूज रूल को ताकि इस सबको रोका जा सके। इंडियन मेजर्स टू कर्ब टैक्स इवेजन, भारत के द्वारा जो मेजर्स लिया जा रहा है ताकि रोका जा सके टैक्स इवेजन को, जैसे कि ई इनवॉइसिंग हो गया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट हो गया 2018 का, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट, इम्पोजिशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2015, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ट्रीटीज सच एज डबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, जो बेनामी ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन रिवॉर्ड स्कीम हो गया, reduce VAT corporate tax for existing company to 22% and new manufacturing firm to 15%। ये सारे मेजर्स है जो कि लिए गए हैं भारत के द्वारा कर्व करने के लिए टैक्स इवेजन को। इंटरनेशनल रिफॉर्म टू कॉम्बैट टैक्स इवेजन, जो इंटरनेशनल रिफॉर्म किया गया है ताकि रोका जा सके टैक्स इवेजन को। जैसे कि आपका ग्लोबल मिनिमम टैक्स हो गया, ये अप्लाई करेगा एक स्टैंडर्ड मिनिमम टैक्स रेट को पूरे विश्व के लिए जो कि डिस्करेज करेगा टैक्स कंपटीशन को। ओईसीडी ने प्रपोज किया है कि 15% कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स होना चाहिए फॉरेन प्रॉफिट के ऊपर लार्ज मल्टीनेशनल के लिए। अक्टूबर 2021 में 136 कंट्री जिसमें कि भारत है उसने भी कहा है कि 15% मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट जो है होना चाहिए ताकि रोका जा सके टैक्स अवॉइडेंस को। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन 2017 जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि रोका जा सके ऑफशोर टैक्स इवेजन को वेल्दी इंडिविजुअल के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीएनए एंड फेस मैचिंग सिस्टम, तो हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। इंडियन गवर्नमेंट इज सेट टू इम्प्लीमेंट द डीएनए एंड फेस मैचिंग सिस्टम एट 1300 पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री अंडर द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। द एक्ट रिप्लेस द 100-year-old आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920, एक्सपेंडिंग द स्कोप टू कैप्चर एडिशनल डाटा। भारतीय गवर्नमेंट जो है वो तैयार है कि वो बहुत जल्द इंप्लीमेंट करेगी डीएनए और फेस मैचिंग सिस्टम को 1300 पुलिस स्टेशन के लिए पूरे भारत में अंडर क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के अंतर्गत। ये जो एक्ट है ये रिप्लेस कर रहा है आपका जो 100-year-old आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर एक्ट है 1920 का, उसको ये एक्सपेंड कर दे रहा है जो स्कोप है कैप्चर करने के लिए एडिशनल डाटा को। मोर इन्फॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड हम जान ले। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इन पॉलिसिंग, तो जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है ये आइडेंटिफाई करेगा और मेजर करेगा फेशियल फीचर को ताकि वेरीफाई किया जा सके इंडिविजुअल को इमेजेस और वीडियो फ्रेम की मदद से। जैसे कि बहुत सारा पुलिस डिपार्टमेंट तो इंडिया में जैसे कि टीएस यूपी हो गया, सीटीटीएनएस हो गया तेलंगाना का, पायस हो गया पंजाब का, ट्रीनेट हो गया यूपी का, पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उत्तराखंड का, ईएफआरएस दिल्ली का, ये सब इंप्लीमेंट कर रहे हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का। तो कौन सा किस स्टेट का ये मेमोराइज होना चाहिए आपको।
क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। तो जो आपका क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, इसको पास किया गया था 2022 पे। ये ग्रांट करता है पुलिस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को की अथॉरिटी कि वो कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल को, जिसमें कि रेटिना और आइरिस स्कैन भी आता है अरेस्टेड इंडिविजुअल का। इंटीग्रेशन विथ नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इंटीग्रेट किया जाएगा नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के साथ, जो नाफे से ये मैनेज किया जा रहा है एनसीआरबी के द्वारा। इसको इंटीग्रेट किया जाएगा क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के साथ, ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके इसको। नाफिज जो है ये कंटेन करेगा फिंगरप्रिंट डाटा को ओवर 1 करोड़ पीपल का, जिसमें कि इंक्लूडेड होंगे एक्यूज और कन्विक्ट, और इसको एक्सेसिबल किया जा सकेगा अप्रोक्सीमेटली 1300 पुलिस स्टेशन पे पूरे नेशन में। नोडल एजेंसी की अगर इसकी हम बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसको असाइन किया गया है कि वो फाइनलाइज करे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर को। इसका बेनिफिट क्या होगा, ये मदद करेगा बूस्ट करने में लॉ एनफोर्समेंट एफिशिएंसी को, क्विकन करके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को रिड्यूस करेगा, क्राइम में जो समय लगता है उसको, और मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर को। ये जो है आसानी से डेली टास्क को कंप्लीट करने में मदद करेगा, एम्प्लॉय करेगा बिग डाटा को क्राइम ट्रेंड के लिए, प्रोवाइड करेगा रियल टाइम एक्सेस को स्मार्टफोन ऐप, इनहेंस करेगा पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन को, ऑफर करेगा डिजिटल सर्विस को, जैसे कि ऑनलाइन ग्रीवेंस सबमिशन हो गया सिटीजन कन्वीनियंस के लिए, जैसे कि आपका पंजाब पुलिस का संज हो गया। क्या चैलेंजेस है इसको लेके, तो जो डाटा सिक्योरिटी गैप है इसका मिसयूज हुआ सकता है, जो अनइवन टेक एक्सेस है रूरल अर्बन डिस्पैरिटी के कारण, इसके कारण भी एक बहुत बड़ा हिंडर होगा। इनसफिशियंट पुलिस रिफॉर्म इंटीग्रेशन, बजट लिमिटेशन, ये सब हिंडर करेंगे न्यू टेक एडॉप्शन में, और जो लिमिटेड टूल है इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन के लिए, ये इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब हम एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में भी हम जान ले। National Crime Record Bureau, founded in 1986, headquartered in Delhi, is an Indian government agency responsible for collecting and analyzing crime data as defined by the Indian Penal Code and special and local law. Is come under the Ministry of Home Affairs. जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है इसको फाउंड किया गया था 1986 में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली पे है। ये भारतीय गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए क्राइम के डाटा को, जैसा कि डिफाइन किया गया है इंडियन पेनल कोड और स्पेशल एंड लोकल लॉ के माध्यम से। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चाइना कर्व्स ग्रेफाइट एक्सपोर्ट। तो चाइना ने कर्व कर दिया है ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट को, जानेंगे इसके बारे में हम। फिर ग्रेफाइट से रिलेटेड फैक्ट को भी जानेंगे। चाइना ने इंप्लीमेंट किया है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को कुछ ग्रेफाइट के प्रोजेक्ट के ऊपर। उन्होंने साइट किया है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न का रीजन दिया है कि ये जो है ब्रॉडर एफर्ट है, ये कंट्रोल क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट को करना होगा। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल ग्रेफाइट, अकाउंटिंग फॉर 2/3 ऑफ ग्लोबल सप्लाई। तो चाइना है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल ग्रेफाइट का, ये अकाउंट करता है 2/3 ग्लोबल सप्लाई का। जबकि मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ब्राजील जो है वो सिग्निफिकेंट नॉन चाइनीज प्रोड्यूसर है। चाइना जो है रिफाइन करता है ओवर 90% वर्ल्ड के ग्रेफाइट को, जिसका उपयोग होता है ईवी बैटरी के एनोड्स पे। ग्रेफाइट के बारे में हम जान लें। ग्रेफाइट is a naturally occurring crystalline form of carbon. It is made up of stacked layer of graphene. Graphite is the most stable form of carbon under standard condition. जो ग्रेफाइट है आपका ये एक नेचुरली ऑक्योरिंग क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन का, ये बना हुआ है स्टैक लेयर ऑफ ग्राफीन का। ग्रेफाइट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है कार्बन का अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में। ग्रेफाइट जो मिनरल है ये पाया जाता है मेटामॉर्फिक और आइग्नियस रॉक पे। ये काफी ज्यादा सॉफ्ट, क्लिप्स और वेरी लाइट प्रेशर होता है और इसका बहुत ही कम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होता है। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। ये लाइटर है, डायमंड है, स्मूथ है और स्लिपरी है अगर आप इसको टच कीजिएगा तो। ग्रेफाइट जो है ये की कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के लिए, और जो सर्च देखा गया है डिमांड में जो उपयोग ग्रोथ का इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का, जो बैटरी एंड यूज मार्केट है ग्रेफाइट का वो ग्रो करे किया है 250% तक 2018 से अभी तक। नहीं समझिए ह्यूज ग्रोथ है। इसी को ध्यान में रखते हुए चाइना जो है इसके एक्सपोर्ट को बैन किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो हम जानेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has expressed distress over death occurring during cleaner due to the practice of manual scavenging and issue a directive to government authority. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेस किया डिस्ट्रेस को जो डेथ हुआ था सीवर क्लीनिंग के दौरान, जो प्रैक्टिस है मैनुअल स्कैवेंजिंग का, और इश्यू किया है डायरेक्टिव गवर्नमेंट के अथॉरिटी को। पास्ट 5 years के अंदर 347 पीपल ने अपने जीवन को खोया है जब वो क्लीन कर रहे थे सीवर या सेप्टिक टैंक को भारत में। क्या डायरेक्टिव दिया गया है? रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कंपनसेशन ऑफ ₹30 लाख टू द फैमिली ऑफ इंडिविजुअल हु लॉस्ट देयर लाइफ व्हाइल क्लीनिंग सीवर। आवश्यकता है प्रोवाइड करने की कंपनसेशन को ₹30 लाख का, जो फैमिली है इंडिविजुअल का जिन्होंने लॉस किया अपने लाइफ को क्लीनिंग करने के दौरान सीवर्स को।
Court also stated that those who suffer permanent disability during such work should receive a minimum compensation of rupees 20 lakh, while those with other disability caused by severe cleaning should receive rupees 10 lakh. कोर्ट ने कहा है कि जो सफर किया है परमानेंट डिसेबिलिटी को वर्क के दौरान उनको मिनिमम कंपनसेशन 20 लाख का मिलना चाहिए, जबकि जिनको डिसेबिलिटी हुआ है मिनिमम उनको 10 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलना चाहिए. Court emphasized the need to completely eradicate manual scavenging and noted that union and state government have to duty to ensure the practice is eliminated. कोर्ट ने कहा है कि फोकस करना होगा, ये जरूरी है कि पूरी तरीके से इरेडिकेट किया जाए मैनुअल स्कैवेंजिंग को, और उन्होंने नोट किया है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे कि जो प्रैक्टिस है मैनुअल स्कैवेंजिंग का इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाए. Manual scavenging is the practice of manually cleaning, handling and disposing of human excreta and other waste material from dry latrine, open drain and sewer. It has been officially banned in India since 1993. जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ये आपका एक प्रैक्टिस है मैनुअल क्लीनिंग, हैंडलिंग और डिस्पोजिंग का ह्यूमन एक्सक्रीटा और अदर वेस्ट मटेरियल का ड्राई लेट्रिन से, ओपन ड्रेन या सीवर से. इसको ऑफिशियली बैन कर दिया गया था भारत से 1993 में ही, उसके बावजूद भी ये अभी भी हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा वीजा शॉपिंग. तो हम जानेंगे वीजा शॉपिंग के बारे में. प्रैक्टिस ऑफ वीजा शॉपिंग हैज बीन गेनिंग पॉपुलैरिटी इन सेवरल इंडियन स्टेट. जो प्रैक्टिस है वीजा शॉपिंग का ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है बहुत सारे भारतीय स्टेट में. Visa shopping is a practice where individual obtain visa for country they may not visit during the visa validity period. वीजा शॉपिंग एक प्रैक्टिस है जहां पे इंडिविजुअल ऑब्टेन करता है वीजा को कंट्रीज के लिए जहां पे वो नहीं विजिट कर सकता है वीजा वैलिडिटी पीरियड के कारण. क्या रीजन है वीजा शॉपिंग का? द ऑब्जेक्टिव इज टू यूज दिस वीजा एज अ मीन्स टू इंटर देयर प्रीफर्ड कंट्री पार्टिकुलरली इन यूरोप इवन इफ दे ऑलरेडी हैव वीजा फॉर अनदर यूरोपियन नेशन. ऑब्जेक्टिव है इसका कि जो वीजा है उसको एक मीन्स के रूप में उपयोग किया जाए इंटर करने के लिए प्रीफर्ड कंट्री पे, मेनली यूरोप के लिए, जबकि उनका पहले से ही वीजा है अनदर यूरोपियन नेशन का. People also buy visa for country they do not intend to visit immediately to increase their chances of getting visa for their preferred destination in the future. This practice is prevalent in India, particularly in Punjab, and it has raised legal implication. people जो है वो बाई कर रहे हैं वीजा को कंट्रीज के लिए जहां उनका मकसद नहीं है विजिट करने का इमीडिएटली, लेकिन इंक्रीज करने के लिए अपने चांसेस को कि उनको वीजा मिल जाए प्रीफर्ड डेस्टिनेशन का फ्यूचर में, इस होप में. ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है इंडिया में और मेनली पंजाब में देखा जाता है, बहुत ज्यादा इसका उपयोग हो रहा है जिसके कारण रेज हुआ है लीगल इम्प्लीकेशन. जैसे कि एक एग्जांपल है आपका वीजा शॉपिंग का जहां पे शेंगन वीजा जो कि अलाउ करता है ट्रेवलर्स को कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं मल्टीपल यूरोपियन कंट्री को बिना रिक्वायर किए हुए सेपरेट वीजा को. अंडर शेंगन सिस्टम जो एग्रीमेंट है यूरोपियन कंट्रीज के साथ कि जो ट्रेवलर है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं शेंगन एरिया में बिना कोई बॉर्डर कंट्रोल के. यह अलाउ करता है एंट्री 27 कंट्रीज में जिसमें कि 23 यूरोपियन यूनियन के मेंबर है और कुछ अदर कंट्री भी आ जाते हैं अगर आपके पास ये वीजा है तो. लीगल इश्यू कैन अराइज इफ अ ट्रेवलर ऑब्टेन अ वीजा फॉर वन कंट्री बट स्टे इन अनदर और यूजेस इट एज एन एंट्री पॉइंट रेदर देन देयर एक्चुअल डेस्टिनेशन. लीगल इश्यू इसके कारण अराइज हो रहा है. मान लीजिए जो ट्रेवलर है वो ऑब्टेन करता है वीजा को एक कंट्री के लिए लेकिन वो स्टे करता है दूसरे में और उपयोग करता है इसको एक एंट्री पॉइंट के रूप में अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन में जाने के लिए, तो इसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा घोस्ट पार्टिकल. तो हम जानेंगे घोस्ट पार्टिकल के बारे में. चाइना जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर को, जो कि एक मैसिव अंडर वाटर टेलीस्कोप होगा साउथ चाइना सी पे. इसको डिजाइन किया गया है डिटेक्ट करने के लिए न्यूट्रिनो को जो कि ऑफन रिफर किया जाता है जिसको घोस्ट पार्टिकल के रूप में. तो किस कंट्री के द्वारा किया जा रहा है क्या ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये जो टेलीस्कोप है इसका नाम जो है ट्राइडेंट रखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए. इस टेलीस्कोप का नाम ट्राइडेंट है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो स्पेन होगा 7.5 क्यूबिक किलोमीटर का होगा और ये 10,000 टाइम्स मोर सेंसिटिव होगा एग्जिस्टिंग अंडर वाटर टेलीस्कोप के कंपैरिजन पे. इसको बिल्ड किया जा रहा है साउथ चाइना सी में ताकि डिटेक्ट किया जा सके न्यूट्रिनो को जो कि इंटरेक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ. जो सिग्निफिकेंस होगा डिटेक्ट करने के न्यूट्रिनो को ये लाइक करेगा मिस्टीरियस बिहेवियर के ऊपर और जो पोटेंशियल रोल है सॉल्व करने का साइंटिफिक मिस्ट्री को. न्यूट्रिनो जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका बहुत ही कम मास होता है और कोई भी चार्ज नहीं होता है. ये इंटरेक्ट करते हैं काफी वीकली दूसरे पार्टिकल के साथ जो कि एक चैलेंजिंग बना देता है इसको डिटेक्ट कर पाना. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.